हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट गवर्नर्स, गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये स्टैटिक जीके का पार्ट है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन एक ना एक बन जाता है। अगर वो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसको हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर मैं इस वीडियो के एंड में दूंगा। क्वेश्चन ये है कि इन विच कांग्रेस सेशन द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज वॉज रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी किस कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो आवाज़ थी वो पहली बार उठाई गई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए कराची सेशन 1931 का, बी लखनऊ सेशन 1916 का, सी कलकत्ता सेशन 1917 का, या डी लाहौर सेशन 1929 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इसका सही आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की PDF और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो शुरू करने से पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय इनका क्या कार्यकाल था, क्या टाइम पीरियड था और कैसे ये लोग रहे थे इंडिया की हिस्ट्री में। तो टाइमलाइन मैंने बना रखा है और इससे आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया मिल जाएगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो शुरुआत होती है 1757 से और 1757 से 1772 तक गवर्नर ऑफ बंगाल रहता है। यानी ये जो टाइमलाइन है 57 से 72 तक का, इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल केवल रहता है और अंग्रेज़ों का। इसके बाद अगर हम आए 73 से 1832 तक, यानी 1773 से 1832 तक, तो ये जो पोस्ट है गवर्नर ऑफ बंगाल, ये हटके क्या हो जाती है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इस कार्यकाल के दौरान, इस समय के दौरान जो इंडिया में अंग्रेज़ों का जो भी शासक रहता है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में रहता है। इसके बाद से 1833 से 1857 तक कौन रहता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहता है। और फिर उसके बाद से आपको पता है कि 1857 में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसके बाद से जो कमांड है वो पूरी क्वीन के हाथ में चली गई थी और 1858 से 1946 तक फिर रहता है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। यानी ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट है ये किस में बदल जाती है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया में बदल जाती है। और फिर उसके बाद से जब हमें आज़ादी मिलती है 1947 में, तब से लेकर के 1950 तक फिर से क्या रहता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहता है। तो ये टाइमलाइन है, इसको आप एक बार अच्छे से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस कार्यकाल के दौरान, किस समय के दौरान क्या पोस्ट भारत में रही है अंग्रेज़ों की। तो शुरू करते हैं अब हम। पहला है रॉबर्ट क्लाइव। इनका कार्यकाल था 1757 से 60 तक का और फिर से इनका कार्यकाल चालू होता है 1765 से 67 तक का। ये पहले गवर्नर जनरल रहे हैं बंगाल के, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बन जाता है अक्सर के, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो ध्यान रखिएगा, गवर्नर और गवर्नर जनरल ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने बताया, गवर्नर और गवर्नर जनरल, अगर वो फर्स्ट गवर्नर पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। और इन्होंने लागू किया था डायआर्की सिस्टम, लागू किया था, तो इसलिए भी ये जाने जाते हैं। देखिए, ये जो गवर्नर, गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय, ये जितने भी बहुत सारे हैं, तो आप सबको लर्न नहीं कर सकते हैं। मैंने इसमें केवल चुनिंदा रखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं या बन सकते हैं। तो पहला तो यही हो गया, गवर्नर ऑफ बंगाल, ये थे रॉबर्ट क्लाइव, ये थे फर्स्ट, और डायआर्की सिस्टम इनने लागू करा था। अगला है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल रहा था 1774 से 85 तक का और इनके कार्यकाल में आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो इसमें से क्वेश्चन बनता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का किसके कार्यकाल में आया था। तो आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे, आपको वॉरेन हेस्टिंग पर टिक करना होगा। ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे। मतलब क्या हुआ, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, आप इस टाइमलाइन से देख सकते हैं। इस टाइमलाइन में जो आखिरी गवर्नर ऑफ बंगाल रहा होगा और जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा होगा वो यही व्यक्ति थे। तो यही पोस्ट है, बस नाम बदल दिए गए हैं पोस्ट की, और कुछ नहीं है। फिर फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हुआ इन्हीं के कार्यकाल में, जो कि 1774 में हुआ। पहली एंग्लो मराठा वॉर लड़ी गई
जिसमें मराठाओं की विजय हुई। और ये जो युद्ध था अंग्रेज़ों और मराठाओं का, ये चला था 1775 से 82 तक। उसके बाद से जो पहला न्यूज़पेपर है द बंगाल गज़ेट, ये इन्हीं के कार्यकाल में चालू हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान आया था, जो कि 1784 में आया था। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का निर्माण भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था 1784 में। और फिर इनके खिलाफ इम्पीचमेंट भी चलाया गया था इंग्लैंड में। तो ये इकलौते ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट चलाया गया था इंग्लैंड में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन एक बार बन चुका है। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका कार्यकाल रहा था 1786 से लेकर के 1793 तक। ये फादर ऑफ सिविल सर्विसेज एंड पुलिस कहे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद से परमानेंट सेटलमेंट, जो स्थायी बंदोबस्त की जो प्रक्रिया थी, वो बिहार और बंगाल में लागू इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी 1793 में। और तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर यानी युद्ध भी इन्हीं के कार्यकाल में 1790 से 1792 तक लड़ा गया था। उसके बाद से थर्ड एंग्लो मैसूर में क्या वॉर में क्या होता है कि अंग्रेज़ जीत जाते हैं और फिर ट्रीटी साइन होती है, श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी। और किसके साथ होती है? टीपू सुल्तान के साथ साइन होती है। तो ये इनका कार्यकाल था और इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं कि श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी किसके दौरान साइन हुई थी, या फिर फादर ऑफ सिविल सर्विस एंड पुलिस किसे कहा जाता है। तो फिर ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है सर जॉन शोर। इनका कार्यकाल चला था 1793 से 1798 तक। ये सेकेंड रोहिल्ला वॉर हुआ था, किसमें? रोहिल्लाज ऑफ रामपुर एंड ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। 1794 में ये वॉर लड़ा गया था। इसके बाद से बैटल ऑफ खारदा हुआ था निज़ाम और मराठा के बीच में, जिसमें मराठा जीत गए थे। और ये जो बैटल था ये 1795 में हुआ था। इनका कार्यकाल उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन बैटल से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है लॉर्ड वेलेज़ली। लॉर्ड वेलेज़ली का जो कार्यकाल था वो 1798 से लेकर के 1805 तक था। और ये लॉयन ऑफ बंगाल के नाम से भी जाने जाते हैं। और ही इम्पोज्ड बैन ऑन प्रेस इन हिज टेन्योर, यानी इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो प्रेस थी, यानी जो अखबार छपते थे, उन पे बैन लगा दिया था। और चौथा एंग्लो मैसूर वॉर भी इन्हीं के कार्यकाल में लड़ा गया था 1799 में। इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। उसके बाद से इस वॉर के बाद से ट्रीटी ऑफ बेसिन भी साइन हुआ था 1802 में इन्हीं के कार्यकाल में। और दूसरा एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया जिसमें अंग्रेज़ जीत गए। और ये जो वॉर था वो 1803 से 05 तक लड़ा गया था। तो लॉर्ड वेलेज़ली, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये लायन ऑफ बंगाल के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला है सर जॉर्ज बार्लो। इनका कार्यकाल चलता है 1805 से 07 तक। और जो सिपाही विद्रोह हुआ था वेलोर में, जिसे हम भारतीय इंडिपेंडेंस का पहला वॉर भी मानते हैं, यानी पहला विद्रोह या पहला इंडिपेंडेंस की जो पहली चिंगारी भी मानते हैं सिपाही विद्रोह को, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। इसीलिए इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1806 में इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी, जो कि बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना और फिर बाद में ये इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना और सिपाही विद्रोह, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इनके कार्यकाल में हुए थे, सर जॉर्ज बार्लो। अगला है लॉर्ड रेडन हेस्टिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 1813 से इनका कार्यकाल चला था 1823 तक। और तीसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में, और 1816 से 1818 तक वो चला था। और इन अंग्रेज़ों ने ये वॉर जीतने के बाद से पेशवाशिप जो थी वो ख़त्म कर दी थी, यानी जो पेशवा की पोस्ट होती है वो पूरी ख़त्म कर दी थी। फिर एंग्लो नेपालीज़ वॉर भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ जीत गए थे। उसके बाद से उन्होंने सगौली की ट्रीटी साइन करी थी 1816 में। उसके बाद से रैयतवारी सिस्टम लागू किया गया था इन्हीं के कार्यकाल के दौरान, और माहलवाड़ी सिस्टम भी इन्हीं के कार्यकाल में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी आपका मद्रास में लागू हुआ था और माहलवाड़ी आपका नॉर्थ इंडिया में
लागू हुआ था। फिर पिंडारी वॉर भी इनके कार्यकाल में हुआ था, जिसमें इन्होंने ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने क्या करा था, पिंडारी क्लैन का ही पूरा सफाया कर दिया था। और ये जो युद्ध था वो 1817 से 1818 के बीच में चला था। अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका कार्यकाल था 1828 से 35 तक, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे। यानी जब ये कार्यकाल में आए तब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में आए, लेकिन फिर इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही ये जो पोस्ट थी वो किस में बदल गई, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में बदल गई। इन्हीं के कार्यकाल में चार्टर एक्ट भी आया 1833 का, जिसे हम सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। फिर उसके बाद से बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट भी इन्हीं के कार्यकाल में आया, जिसमें सती प्रथा पर रोक लगाई गई, और ये जो एक्ट था वो 1829 में आया था। फिर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोला गया था कोलकाता में 1835 में, जो कि इन्हीं के कार्यकाल के दौरान खोला गया था। ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने इन्हीं के कार्यकाल के दौरान करी थी, और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 का इन्हीं के कार्यकाल में आया था। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट में जो उच्च शिक्षा होती है उसमें इंग्लिश माध्यम का इस्तेमाल पर जोर दिया गया था, और इनके कार्यकाल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे एक बार क्वेश्चन बन चुका है और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था ये। लोग तुक्का ही लगा के आए थे क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनके सारे ही पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर ज़रूर बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। अगला है सर चार्ल्स मेटकैफे। इनका कार्यकाल चलता है 1835 से 36 के बीच में, और ये जो प्रेस पे बैन लगाया था ये हटा देते हैं। तो पीछे जो प्रेस पे बैन लगाया था वो हटा दिया सर चार्ल्स मेटकैफे में, और ये क्वेश्चन एक बार बन चुका है, इसलिए मुझे ये पॉइंट इंक्लूड करना पड़ा। अगला है लॉर्ड डलहाउजी, और इनका कार्यकाल चलता है 1848 से 56 के बीच में। ये फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया माने जाते हैं। क्यों? अभी आपको पता चलेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये जो नियम था ये 1848 में इन्हीं के कार्यकाल में आया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के हिसाब से क्या होता है कि अगर कोई राजा है कोई या कोई किंग है, उसकी अपनी संतान नहीं है, तो उसका जो जितना भी राज्य है वो ब्रिटिशर्स को के हवाले कर दिया जाएगा, और इसी का विरोध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी और वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको ज़रूर मतलब कि हाईलाइट कर लें, याद कर लें, और इससे कई बार क्वेश्चन बन चुका है पास्ट में। अगला है चार्ल्स वुड डिस्पैच भी इनके कार्यकाल में आया था, जो कि 1854 में आया था, और पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी बॉम्बे से थाने के बीच में 1853 में, जो कि इन्हीं के कार्यकाल में चली थी। तो बॉम्बे से थाने के बीच में। अगला पॉइंट है पहला टेलीग्राफ लाइन जो बिछाई गई थी डायमंड हार्बर से कलकत्ता के बीच में 1851 में, वो इन्हीं के कार्यकाल में बिछी थी। पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है वो इन्हीं के कार्यकाल में आया था 1854 में, और यूपीएससी एग्ज़ाम्स में कंपटीशन जो होता है वो भी इन्हीं के कार्यकाल में आया था। देख सकते हैं काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, अगले हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो है वो 1856 से 58 तक चलता है, फिर 58 से 62 तक चलता है। ये मैंने पार्टीशन करके क्यों लिखा है, देखिए, हिंदू विडोज़ रीमैरिज एक्ट, यानी जो हिंदू की विधवाएं होती हैं उनकी दोबारा शादी कराने के लिए एक्ट आया था 1856 में, वो इन्हीं के कार्यकाल में आया था। और इंडियन रिबेलियन यानी भारत में जो विद्रोह हुआ था 1857 का, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और मैं हाईलाइट करना भूल गया हूँ, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी थे। तो ये इसको मैं हाईलाइट करने भूल गया हूँ, लेकिन आप अच्छे से इसको ध्यान रख लें। इसीलिए ये मैंने जो टाइमलाइन है ये कट करके लिखी है इसमें। ये आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, फिर ये विद्रोह होता है, उसके बाद से पावर चली जाती है क्वीन के हाथ में, और फिर उसके बाद से ये फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी बनाए जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास सेटअप हुए थे 1857 में, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स
जो था वो रिवोक यानी हटाया गया था। यानी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पिछले स्लाइड में आप देख सकते हैं डलहौजी में आया था, जिसका काफ़ी विद्रोह हुआ था और रानी लक्ष्मीबाई लड़ी भी थी, उसको हटा लिया गया था इनके कार्यकाल में। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आया था, पुलिस एक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन चुका है 1861 में, ये भी इन्हीं के कार्यकाल में आया था, लॉर्ड कैनिंग। तो आप अच्छे से पढ़ें। अगला है लॉर्ड मेयो। इनका कार्यकाल चलता है 1869 से 72 के बीच में। इसमें इन्होंने मेयो कॉलेज अजमेर में स्थापित करा था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चन बन चुका है। फर्स्ट पॉपुलेशन काउंटिंग इनके कार्यकाल में हुई थी 1872 में। अब इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि पहली बार पॉपुलेशन काउंटिंग कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी, और किसके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और अगर क्वेश्चन बने कि पहली बार रेगुलर काउंटिंग कब हुई थी, तो वो हम अभी आगे पढ़ेंगे कब हुई थी, तो जब वो पॉइंट आएगा तो भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। ही डाइड इन हिज ओन टेन्योर, ये पहले वॉइस रॉय हैं या गवर्नर जनरल या कुछ भी कह लें आप, पहले हैं जो अपने कार्यकाल में मारे गए। इनको मारा था पठान शेर अली अफरीदी ने 1872 में असैसिनेट करा था। और इन्होंने इन्हीं के कार्यकाल में स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1872 में, और ही स्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, यानी इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉलेज की भी कॉमर्स की भी स्थापना करी थी 1872 में, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला आता है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो है इनका कार्यकाल चलता है 1876 से 80 के बीच में, और इनके कार्यकाल में बहुत फेमस वर्नेकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 का। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट के हिसाब से बहुत सारी आज़ादी छीन ली गई थी पत्रकारिता की, तो इसलिए ये काफ़ी फेमस एक्ट है और इससे क्वेश्चन कई बार बनता है। और भुखमरी भी आई थी, ग्रेट फेमाइन, जो कि 18, ये एक एक्स्ट्रा वन बन गया है, 1876 से 78 के बीच में। अगले हैं लॉर्ड रिपन। और देखिए जैसा नाम है वैसा ही काम है। लिटन ने लगाया था वर्नेकुलर प्रेस एक्ट और रिपन ने रिपील करा था वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। ठीक, रिपील या रिवोक बात एक ही है। रिवोक का मतलब होता है हटा लेना, रिपेल का मतलब हटा लेना। तो रिपन नाम से ही लग रहा है रिवोक हटा दिया प्रेस एक्ट को, और लिटन नाम से ही लग रहा है कि लगा दिया प्रेस एक्ट को, तो आप इससे याद रख सकते हैं, आसान होगा। फिर पॉपुलेशन काउंटिंग ऑन रेगुलर बेसिस, देखिए आ गया वो पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था। रेगुलर बेसिस पे पॉपुलेशन काउंटिंग कब से शुरू होती है, तो 1881 से शुरू होती है, और किसके कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और फिर हर 10 साल के बाद से ये अभी भी पॉपुलेशन काउंटिंग चल रही है। फिर इल्बर्ट बिल भी इन्हीं के कार्यकाल में आया था 1883 में, जिसमें इल्बर्ट बिल के हिसाब से क्या होता है कि जो भारतीय हैं उनको उनके ऊपर भी केस चलाया जा सकता है यूरोपियन कोर्ट्स में, तो इसका काफ़ी विरोध हुआ था, तो ये बिल भी काफ़ी फेमस है। अगला है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल है वो 1884 से 1888 के बीच में चला, और इसी दौरान क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे कई बार क्वेश्चन बन चुका है। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था 1885 में। इसके बाद क्या हुआ था कि 1886 में जो बर्मा था उसको इंडिया का प्रोविंस बना दिया गया था और रंगून उसकी कैपिटल रखी गई थी। अगला है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल चलता है 1899 से लेकर के 1905 के बीच में। इनके कार्यकाल में बंगाल का पार्टीशन होता है 1905 में, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर क्या होता है कि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना होती है पूसा बिहार में, और ये होता है 1905 में। फिर एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट आता है, और ये आता है 1904 में, और इस एक्ट के तहत देखा जाए तो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी या फिर आर्कियोलॉजी जो है इंडिया में उसको बढ़ावा थोड़ा मिला था एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत। उसके बाद से क्या होता है, बनारस हिंदू गर्ल स्कूल की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में होती है, जिसे हम कन्या विद्यालय भी बोलते हैं, और इसकी स्थापना किसने करी थी, एनी बेसेंट ने करी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 1904 में।
फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया था 1904 में, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में आया था। तो लॉर्ड कर्जन ये इम्पोर्टेंट हैं, आप ज़रूर देखें। अगला है लॉर्ड होर्डिंग। इनका कार्यकाल चलता है 1910 से लेकर के 1916 तक। और क्या हुआ, इनके कार्यकाल में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो उसको ख़त्म कर दिया गया, यानी एनलमेंट हो गया उसका, तो उसे समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? किंग जॉर्ज वी के द्वारा। और कब हुआ ये? 1911 में। तो ये पूरा पॉइंट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से पढ़ें कि पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल का विभाजन ख़त्म कर दिया गया किंग जॉर्ज वी के द्वारा 1911 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। इसके बाद से इम्पोर्टेंट काम और क्या हुआ था? ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल हुआ था। जो इंडिया की कैपिटल थी, राजधानी, उसको ट्रांसफ़र कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया था। तो ये इनके कार्यकाल में हुआ था। और पहला विश्व युद्ध भी इन्हीं के कार्यकाल में चालू हुआ था, जो कि 1914 से 18 तक चला। अगला है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका कार्यकाल चलता है 1916 से 21 के बीच में। इसमें क्या होता है? लखनऊ पैक्ट होता है इनके कार्यकाल में, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ जाते हैं। फिर चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो इनके कार्यकाल में हुए हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। रोलेट एक्ट 1919 में आया लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक चला लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। और फिर इंपीरियल बैंक, जो बैंक ऑफ इंडिया जो था, वो क्या बन गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया। और वो कब हुआ ये? 1921 में, 1921 में। तो ये काफ़ी सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये आप अच्छे से पढ़ें। अगला है लॉर्ड रीडिंग। इनका कार्यकाल चलता है 1921 से लेके 1926 तक। और इनके कार्यकाल में चौरी चौरा का जो हादसा होता है वो होता है 1922 में। काकोरी ट्रेन कांड होता है, ट्रेन रेल रॉबरी, 1925 में। और फिर जो प्रेस एक्ट था 1910 वाला, उसको हटा लिया जाता है, यानी एनल कर दिया जाता है। और रोलेट एक्ट भी इनके कार्यकाल में ही आता है। रोलेट एक्ट को भी हटा लिया जाता है, जो कि 1919 में आया था। तो रोलेट एक्ट और प्रेस एक्ट को हटा लिया गया। इनके कार्यकाल में एग्ज़ाम्स चालू हो गए थे सिविल सर्विस के लिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है लॉर्ड इरविन, जिनके कार्यकाल 1926 से 31 का था। इनके कार्यकाल में साइमन कमीशन आया था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी 1928 में। पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी 1929 में। और ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी है कि पूर्ण स्वराज की मांग कौन से सेशन में उठी थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियो तो आपको पता ही लग गया होगा। बॉम्बिंग ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बाय भगत सिंह, यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम गिराया गया था 8 अप्रैल 1929 को, वो भी लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही हुआ था। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। और गांधी इरविन पैक्ट भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। ये साइन हुआ था 1931 में, और बाकी ये दोनों इवेंट 1930 में हुए थे। अगला है लॉर्ड वेलिंगटन। ये इनका कार्यकाल चलता है 1931 से 36 तक। इसमें दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। पूना पैक्ट भी होता है महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। पाकिस्तान डिक्लेरेशन होता है 1933 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी होती है 1934 में। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है आपका, ठीक। अगला है लॉर्ड लिनलिथगो। इनका कार्यकाल चला था 1936 से 43 के बीच में। इसमें क्या होता है? इंडिया की एंट्री होती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, और 1939 में होती है ये। और इसमें पहली बार इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस भी होते हैं 1937 में। ऑगस्ट ऑफर आता है 1940 में। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। और क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हो जाता है 1942 में लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में। देखिए इनका जो नाम है ना, लॉर्ड लिनलिथगो,
यानी गो को आप ध्यान रखिए कि यानी चले जाओ। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी यही हुआ था कि अंग्रेज़ों को भगाने की बात हुई थी। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि लॉर्ड लिनलिथगो के ही कार्यकाल में क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ था, तो आपको याद रहेगा। अगला है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी की भी बनी थी 1942 में इन्हीं के कार्यकाल में। अगला है लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका कार्यकाल चलता है 1947 से 48 तक। इंडिया को आज़ादी मिलती है इन्हीं के कार्यकाल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार पूछा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। रेडक्लिफ कमीशन आता है इंडिया में, जो कि बॉर्डर लाइन ड्रॉ करता है किसकी, बंगाल प्रेसिडेंसी और पंजाब प्रोविंस की। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये हैं लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, तो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये इनका कार्यकाल चलता है 1948 से 50 तक, और 50 के बाद से ये जो पोस्ट है वो पूरी ख़त्म कर दी जाती है गवर्नर जनरल की, और पहले इंडियन गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये दोनों दोनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लें। तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। आपका वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जितने भी इम्पोर्टेंट जनरल और वॉइस रॉयस थे वो मैंने कवर कर लिए हैं, उनके पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर ये आपको लर्न होंगे तो इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से लर्न करें। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था और आपको आंसर मिल भी गया होगा अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी। तो क्वेश्चन था कि किस कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। आपके ऑप्शंस हैं A कराची सेशन, B लखनऊ सेशन, C कलकत्ता सेशन या D लाहौर सेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D लाहौर सेशन। अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से नहीं पता था तो आपको मेरी ये वीडियो देखनी चाहिए, जिसमें मैंने बताया है कि कांग्रेस के इम्पोर्टेंट सेशंस को कवर किया है और उनकी क्या विशेषताएं हैं उसको बताया है विद डेट्स और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।